नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS हिसार। आज हम इस वीडियो में काफ़ी टेक्निकल चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन ये किसानों के हिसाब से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका विषय है, क्या खेत की ताकत बढ़ाने के लिए हवा वाले जीवाणु ही जरूरी हैं? हवा वाले जीवाणुओं को एरोब बोलते हैं और एनएरोब होते हैं जो बिना हवा के भी अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे धान में पानी भरा रहता है तो वो एनएरोब होते हैं, तो वहाँ वो कार्य करते रहते हैं। तो इसमें प्राकृतिक खेती जैसे एक जीवाणुओं की खेती कही जाती है, और इसमें भी एक इश्यू आ जाता है कि जीवाणु भी कौन से, हवा वाले या बिना हवा वाले। तो इस पे भी हम लगातार एक टच देते जा रहे हैं और इस पर अलग भी वीडियो बनाएंगे कि बिना हवा वाले जीवाणु भी हवा वाले जीवाणुओं से कई गुना, 100 से 1000 गुना तक ज़्यादा कार्य करते हैं और ज़मीन के जैविक कार्बन को और नाइट्रोजन फिक्स ज़्यादा करते हैं। तो इस पर हम आगे भी बनाएंगे और वीडियो जो हिंदी की 7, 8 और 11 में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक प्रार्थना है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि ये जो बातें हम यहाँ बता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलें। और हमने अब एक इंग्लिश का चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, नेचुरल फार्मिंग एंड साइंस बाय डॉक्टर हरिओम। तो इसीलिए किया गया है कि बहुत से लोगों तक हम जो यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं प्राकृतिक खेती की 3 दिन के लिए, किसानों के लिए भी है, वैज्ञानिक भी आते हैं। लगभग 500 कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को भी यहाँ ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन ये ज्ञान मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और मुझे इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लिटरेचर में जा करके मैं नई नई चीज़ें इसमें ऐड करता हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से मैं नई चीज़ें ऐड करके, जो मैंने ट्रेनिंग्स में बातें पीछे बताई हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि जो आज मैं बातें बता रहा हूँ इसमें कुछ आपको एडिशन भी मिलेंगे, कि टाइम टू टाइम मैं लगातार लिटरेचर कंसल्ट करता रहता हूँ और ऐड करता रहता हूँ। तो अब वीडियो शुरू करते हैं कि क्या हमें एरोब्स की ही ज़रूरत है, यानी कि जो हवा वाले जीवाणु हैं। क्योंकि हमारी जो ज़्यादा खेती है वो हवा वाले जीवाणुओं पर ही निर्भर कर रही है, और हमारी जो ज़्यादा फसलें हैं वो एरोबिक ही हैं, यानी कि हवा के माध्यम से उनकी जड़ों को हवा की ज़रूरत पड़ती है और उसी तरह के जीवाणुओं की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें अब जो एक धान को छोड़कर, धान की फसल ऐसी है जिसमें बिना हवा वाले जीवाणु भी कार्य करते हैं। तो इसमें अब तक हमारी जो डायरेक्शन रही है वो हवा वाले जीवाणुओं के संबंधित रही है, और उन्हीं को बढ़ाने का जो पैकेज है हम फॉलो करते रहे हैं, उसके ऊपर ही चलते रहे हैं कि फसल को किस तरह से, जड़ों को किस तरह से ज़्यादा हवा मिले। हम भी बचपन में जो नड़ाई करते थे, होइंग करते थे खेतों की, जैसे आपकी बाजरे की फसल हो या कपास की या गन्ने की, तो उसमें जब होइंग करते थे, जब नलाई नलाई करते थे, इंटरकल्चर ऑपरेशन करते थे, तो होइंग के बाद फसलों का रंग बदल जाता था, वो हरी होने लग जाती थी और लहाने लगती थी। तो हमारा भी, मेरा भी आज तक यही एक आइडिया था कि हवा वाले जीवाणुओं का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन इसमें चीज़ें कुछ, अब जब हम इस प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ रहे हैं तो चीज़ें काफ़ी बदलती जा रही हैं। इसमें हमें पता लग रहा है कि हवा वाले जीवाणुओं के साथ साथ बिना हवा वाले जीवाणुओं का रोल और भी अधिक है, और उनको हवा वाली खेती में, जो एरोबिक खेती हम कर रहे हैं, हम बिना हवा वाले जीवाणुओं को भी कैसे लेकर के साथ बढ़ा जाए, उनको भी कैसे बढ़ाया जाए। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो एक अमेजिंग रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। तो इनका कुछ पीछे भी वर्णन कर दिया गया है और आगे भी लगातार हम एडिशन करते रहेंगे। अब देखिए, हवा वाले जीवाणु कौन से हैं जिनके ऊपर हम लगातार एक हमारी डायरेक्शन फिक्स हो गई है, रिसर्च भी लगातार उन्हीं के ऊपर एक एम्फेसिस चल रहा है, उन्हीं के ऊपर स्ट्रेस चल रहा है। तो जो एक डायरेक्शन, जो रिसर्च की और किसानी की और खेती की जो रही है, वो हवा वाले जीवाणुओं की रही है। उसमें मुख्य तौर पर मैं उदाहरण देना चाहूँगा, कौन कौन से जीवाणुओं को हम बढ़ाने पे जोर लगाते हैं और कौन कौन से जीवाणुओं को बढ़ा करके हम फसल अच्छी बढ़वार और पैदावार ले पाते हैं। सबसे पहले जो सब किसान जानते हैं, राइजोबियम है। जो दलहनी फसलों में, जो दाल वाली फसल होती हैं, जैसे मूंग, उड़द है, लेग्यूम्स होती हैं, तो उनमें ये राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है। यानी कि जो हवा में 78% नाइट्रोजन भरी हुई है, जो तालाब भरा हुआ, समुद्र भरा हुआ है नाइट्रोजन का, और जमीन में जो सबसे कम है, डेफिशिएंट है 17 पोषक तत्वों में, तो राइजोबियम ये दालों के अंदर जड़ों के ऊपर बैठ करके एक सिम्बियोटिक रिलेशन, एक आपसी सहयोग करता है पौधे के साथ। पौधा उसको भोजन दे करके पालता है, और ये
जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको जड़ों में फिक्स करके पौधे की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करता है, और यहाँ तक कि जब अगली फसल लगाई जाती है तो उसकी भी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। और जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जो वैज्ञानिक शोध किए गए हैं, उसमें पाया गया है कि दालों की फसलों में जो राइजोबियम है ये अलग अलग स्पीसी होता है सभी दालों की फसलों में, और ये लगभग 30 से 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक फिक्स कर देता है जड़ों में और सॉइल में, जो उस फसल की रिक्वायरमेंट भी पूरी करती है और अगली फसल की रिक्वायरमेंट भी पूरी करती है। इसके बाद दूसरा है अजोटोबैक्टर, जिसके बारे में सभी जानते हैं। अजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। इसको हम अनाज वाली फसलों में इसका भी सीड ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों करते हैं कि जो सीड के साथ, जबकि फ्री लिविंग है, ये सिम्बियोटिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सीड ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि जो जड़ें जब निकलती हैं तो जड़ों के आसपास जो अजोटोबैक्टर के जो जीवाणु होते हैं वो मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, और उनकी एकदम से जब पौधे के आसपास जब एक्जुडेट्स वगैरह उसको मिलते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर जो खेत में हम ऐड करते हैं अवशेष के रूप में, हरी खाद के रूप में, तो उनको लेकर के भोजन के रूप में प्रयोग करके इनकी जो मल्टीप्लिकेशन बढ़ती चली जाती है। तो रिसर्च ये बताता है कि ये भी कम से कम 20 से 40-50 किलो नाइट्रोजन तक फिक्स कर देते हैं फसल में। इसके बाद एजोस्पिरिलम, एजोस्पिरिलम एक एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये अलग अलग फसलों के साथ एक योग बनाता है, एसोसिएशन बनाता है। उनके साथ एक ये क्रॉसेस के साथ आमतौर पे, जैसे धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा की फसलें होती हैं, उनके साथ एक दोस्ती बनाता है ये, और जड़ों के पास दोस्ती बना करके ये भी उनमें भी ये लिटरेचर मिला है, यहाँ तक कि राइस की जो इर्रिग स्टडीज हैं कि राइस में भी अलग अलग वैरायटीज की जो अक्षमता है एजोस्पिरिलम उनमें अलग अलग मात्रा में नाइट्रोजन फिक्स करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स करता है। और ये पाया गया है कि 10 किलो से 40-50-60 किलो नाइट्रोजन तक सीरियल्स में अकेला एजोस्पिरिलम भी फिक्स कर देता है। इसके बाद एसेटोबैक्टर है, हर्बेस्पिरिलम है। ये रिसर्च स्टडीज ब्राजील की रिसर्च स्टडीज हैं। ब्राजील में ज़्यादातर गन्ने की फसल होती है, धान की फसल भी होती है। तो वहाँ की स्टडीज बताती हैं कि ये दो माइक्रोब्स, एसेटोबैक्टर और हर्बेस्पिरिलम, ये भी एरोब्स हैं और ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो ये एंडोफाइटिक बैक्टीरिया के तौर पे, एंडोफाइटिक बैक्टीरिया ये है होता है कि कुछ टाइम के लिए ये फसलों के तनों में या पत्तों में अपना घर बना लेते हैं और वहाँ से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो ये पाया गया है ब्राज़ील की स्टडीज़ में कि ये दोनों जीवाणु, एसेटोबैक्टर और हर्बेस्पिरिलम, ये लगभग 60%, 60% गन्ने की नाइट्रोजन की पूर्ति ये दो ही कर देते हैं। इसी तरह की स्टडीज उन्होंने धान में भी पब्लिश की हैं। बिजरैंकिया, ये भी एरोबिक है। इसके बारे में साइंटिस्ट हुआ है ये बिजरैंक, तो इन्होंने कई माइक्रोब्स की खोज की है, एजोटोबैक्टर की भी, बिजरैंकिया की भी, राइजोबियम की भी। तो इन्होंने कई माइक्रोब्स की जैसे खोज की है, आइसोलेशन की है। तो एक फ्रैंकिया है, ये वुडी प्लांट्स में होता है, ये भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बेसिलस है, सूडोमोनास है, इन्हीं के बारे में हम जानते हैं। ये सभी एरोब्स हैं और हम ये ट्राई करते हैं कि फसलों में किस तरह से क्या पैकेज अपनाया जाए, सीड ट्रीटमेंट किया जाए या ज़मीन में ऐड किया जाए या इवन इनका स्प्रे किया जाए, क्योंकि पत्तों में भी होते हैं ये पीएसबी, अजोटोबैक्टर वगैरह। तो इनमें पत्तों के ऊपर भी इसका फाइलोस्फीयर, राइजोस्फीयर के साथ फाइलोस्फीयर में भी इनका एप्लीकेशन किया जाता है, स्प्रे किया जाता है डिफरेंट स्पीसीज का, तो वहाँ भी इनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। तो ये सभी लगभग एरोब्स हैं और इन्हीं के ऊपर हमारी रिसर्च आज तक थ्रस्ट रहा है, एम्फेसिस रहा है कि किस तरह से इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाए ताकि ज़मीन में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो अधिक हो जाए, और जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में पड़े हुए हैं, जो मिनरल रॉक्स से निकल कर आते हैं, जैसे फास्फोरस है, पोटास है या डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ज़मीन में कम्प्लेक्स बना के जो पड़े रहते हैं और क्रॉप को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो यही वो माइक्रोब्स हैं। और इनमें से कुछ और जैसे एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई भी होती हैं, और जैसे मेटाराइजम और बवेरिया होती है, और इसी तरह एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं, एंटोमोपैथोजेनिक वायरस भी होती है, और एंटोमोपैथोजेनिक इवन निमेटोड्स भी होते हैं जो आपके व्हाइट गर्भ जैसे इंसेक्ट्स को खा के उनको बीमार करके उनको मार देते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो भी हैं ये एरोब हैं, और एरोब के ऊपर हमारी रिसर्च आज तक कंसंट्रेट रही है। तो अब और इनमें एक बेसिलस को छोड़ के मैंने जितना भी आपको बताया सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है।
जो राइजोस्फीयर के आसपास काम करते हैं। राइजोस्फीयर के आसपास इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है क्योंकि जो रूट्स हैं, जो पौधे का एक घर है, वो जड़ों से खुराक देता है आसपास के जीवाणुओं को। उसमें माइकोराइजा भी आ जाती है आपकी, और ये भी माइकोराइजा भी, वो भी आपकी एरोबिक है। तो इसमें जो जितने भी जीवाणु हैं एरोब्स हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इनका एक नेटवर्क बनता है जमीन के नीचे, और इस नेटवर्क को हम जितना भी बढ़ा सकते हैं उतना ही हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ता चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, और जो इम्यूनिटी है और एक प्लांट जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी बढ़ता चला जाता है। अब जो रिजल्ट आए हैं हमारे प्राकृतिक खेती में, वो ये बता रहे हैं कि जहाँ भी एरोब्स के साथ एनएरोब्स का कॉम्बिनेशन किया गया है, यानी कि हवा वाले जीवाणुओं के साथ बिना हवा वाले जीवाणुओं का कॉम्बिनेशन किया गया है, वहाँ पर रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। इसका उदाहरण लिटरेचर से भी है, और जो हमने स्टडी यहाँ पर की है 2017 से लेकर के 2023 तक, उसमें ये पाया गया है कि जहाँ भी धान गेहूँ बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, वहाँ पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल का बढ़ने में। जहाँ भी धान गेहूँ फसल चक्र है, वहाँ 2 से 2.5 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन या ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है विद इन 2 ईयर्स। जबकि ऑर्गेनिक सिस्टम में, जबकि एरोबिक सिस्टम में जहाँ ज़्यादा जुताइयाँ की जाती हैं या वो फसलें ली जाती हैं जहाँ पर पानी खड़ा नहीं होता है, वहाँ पर जो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। तो इसमें कौन से जीवाणु हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं एनएरोबिक सिस्टम में, यानी कि जिनको हवा नहीं चाहिए? एक तो सबसे पहले आर्किया है। आर्किया एनएरोब होता है, ये माइक्रोब्स की क्लास है। बैक्टीरिया कहते थे पहले इन्हें, आर्किया बैक्टीरिया बोलते थे, लेकिन अब इनको बैक्टीरिया की क्लास से एक अलग डोमेन में रखा गया है कि इनकी जो सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उसमें पेप्टाइड्स भी आ जाते हैं और उसमें लिपिड्स भी आ जाते हैं। तो आर्किया टोटली एनएरोब हैं। ये ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। आर्किया एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब ये होता है कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। चाहे आपकी पीएच कितनी ही कम हो जाए, कितनी ज़्यादा हो जाए, या तापमान कितना बढ़ जाए, कितना कम हो जाए, नमी भी कितनी हो जाए, तो ये कार्य करते रहते हैं। और ये एनएरोबिक कंडीशन में मीथेन जनरेट करते हैं। मीथेनोजेंस भी इनको कहते हैं। ये डिकम्पोजिशन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं एनएरोबिक कंडीशन में, यानी कि जहाँ पानी भरा रहता है। दूसरा है इसमें क्लोस्ट्रीडियम, जो एक स्टडी भी की गई है, रिसर्च पेपर भी अवेलेबल है इसमें, कि अकेला क्लोस्ट्रीडियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इसको अगर फूड अवेलेबल करवा दिया जाए तो ये 500 से 1000 किलो नाइट्रोजन तक पर हेक्टेयर तक फिक्स कर देता है। इसका वर्णन मैंने दूसरी वीडियोज़ में भी किया है। तो इसके अलावा रोडोस्पिरिलम है, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। इसमें एक पिगमेंटेशन होती है, बैक्टीरिया क्लोरोफिल टाइप। तो ये अपना भोजन भी खुद ही बना लेता है, और ये एनएरोबिक कंडीशन में काम करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। एक एंटेरोबैक्टर है, ये भी एनएरोबिक कंडीशन में काम करता है। और एक साइनोबैक्टीरिया, जो जिसको आप अनेबेना या नोस्टोक, और जो सिम्बियोटिक रहती है, जो आपकी अजोला जो होता है, जो छोटे छोटे पत्तों वाला, जो पानी के ऊपर धान के खेतों में हो जाता है, इनके साथ मिलके ये जो साइनोबैक्टीरिया, यानी कि जो इसको काई बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप बोल देते हैं इसको, तो ये उसके साथ अजोला के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशन स्थापित करके दोनों ही, अजोला भी और ये भी, दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन खेत में कर देते हैं। क्लेब्सिला है, ये फैकल्टेटिव एनारोब है और ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। यानी कि एनएरोब वो हैं जिनके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं। तो लेकिन जो रिजल्ट आए हैं वो धान और गेहूँ के, जहाँ भी राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम थे, वहाँ पर जो ऑर्गेनिक कार्बन है विद इन 1 और 2 ईयर्स प्राकृतिक खेती में, उसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, जितनी हमें लिटरेचर में कहीं भी नहीं मिल पा रही है। तो इसमें क्या एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जैसे इसका ज़्यादा वर्णन हमने पहले भी वीडियोज़ में किया है, जैसे मैंने बताया कि 7, 8 और 11 में इसका काफ़ी हमने डिटेल में वर्णन किया है। तो इसमें जो एनएरोब्स हैं, एनएरोब्स की इतनी एफिशिएंसी है कि जो कार्य नेचर में नेचुरल तरीके से सैकड़ों वर्षों में होते हैं, ये महीनों में, दिनों में और यहाँ तक घंटों में भी कर देते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण दे करके बताऊँगा कि जैसे डिकम्पोजिशन प्रोसेस है या मेटाबॉलिज्म है,
मेटाबॉलिज्म जमीन में भी चलता है, आदमी के अंदर भी चलता है, पौधे और पशुओं के अंदर भी होता है, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं या जीवाणु खाते हैं उसमें वो खाना पहले हजम होता है, उसका जो एक टिश्यूज बनते हैं, और वो जो अवेलेबल जो जो एनर्जी होती है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में जो एसिमिलेट होती है, फिर वो टूटते हैं, वो कैटाबॉलिज्म के थ्रू जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से उस पौधे का या उस ऑर्गेनिज्म की बढ़वार होती है। तो मेटाबॉलिज्म में ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो दो प्रोसेस पूरे होते हैं। डिकम्पोजिशन होती है, डाइजेशन होता है, जैसे डाइजेस्टर होता है आपका गोबर गैस प्लांट में डाइजेस्टर लगे हुए होते हैं। आप देखते हैं कि गोबर गैस प्लांट में सारा एनारोबिक सिस्टम है, और उसमें आप कुछ भी डाल दो, हरे वीड्स वगैरह या ऑर्गेनिक मैटर जो भी इस तरह का होता है, काउ डंग होता है, कैटल डंग होता है, तो वो 2 से 3 महीने में टोटल वो डिकम्पोज होकर के बाहर निकल जाता है। उसमें से गैस भी बन जाती है और उसमें लॉसेज मिनिमम होते हैं और एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो एनिमल्स का या ह्यूमन का सिस्टम है, ये भी टोटल जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, ये भी टोटल एनारोबिक सिस्टम है। एनिमल्स कुछ भी खा लें आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर जो उनको खिलाते हैं वो घंटों में पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, और उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। यानी कि एन जो एरोब्स हैं, जो ऑर्गेनिक कार्बन हम बाहर अगर उसको डाल दें जो पशुओं को खिला रहे हैं, उसमें यहाँ तक कि पैक्टिन, लिग्निन, लिग्नोपैक्टिन जैसे सेलुलोज, हेमी सेलुलोज के अतिरिक्त जो लिग्निन या लिग्नोपैक्टिन होते हैं, उनका CN रेशियो 1000 तक भी हो जाता है, 1000:1, यानी कि कार्बन की 1000 से 1200। राइस में भी हो जाता है इतना, ये जो इसमें लिग्निन कंटेंट होता है राइस में। लेकिन दूसरे जो आम क्रॉप्स हैं उनमें 100 तक ही रहता है, जो सीरियल्स होती हैं, और जो दालों की लेग्यूम्स की फसल होती हैं उसमें 20 से 30 रहता है कार्बन जो नाइट्रोजन का रेशियो है। लेकिन जो लिग्निन होते हैं उनका 1000 तक भी हो जाता है। लिग्निन जो बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ों के अंदर ये डेवलप हो जाता है, और ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज से भी आगे ज़्यादा एक रिकैल्सिट्रेंट कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरह से अगर हम जब इन कंपाउंड्स को या इस ऑर्गेनिक मैटर को पशुओं को खिलाते हैं तो कुछ घंटों में उसका डाइजेशन हो जाता है और पूरा एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें एसिमिलेशन भी जो बाहर आता है उसका प्रोडक्ट, यानी कि फीसिज आती है या काउडंग आता है, तो वो भी एनर्जी रिच होता है, और उस एनर्जी का यूज पौधा प्लांट भी कर लेता है और एनिमल भी कर लेता है, उसका लॉस भी मिनिमम होता है। तो सारा जो एनिमल्स का है या ह्यूमन का जो डिकम्पोजिशन है, जो एक डाइजेशन है, जो मेटाबॉलिज्म है, टोटल वो लगभग पशुओं में और भी ज़्यादा है। तो 95% से भी ज़्यादा, 99% तक पशुओं में एनारोबिक ये सिस्टम होता है, जिसमें पूरी तरह से इनका डाइजेशन हो जाता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर है वो हम खुले में डाल देते हैं तो धीरे से डिकम्पोज नहीं होता है, टोटल एरोबिक सिस्टम ही काम नहीं करता है। जब उसको हम एक गड्ढे में एक गड्ढा खोद करके एरोबिक सिस्टम उसका कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे इंदौर मेथड है, तो उसमें भी 3 से 5 महीने में तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी जो न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। उसकी जो क्वांटिटी होती है उसमें NPK की वो लगभग FYM के बराबर होती है। लेकिन उसी ऑर्गेनिक मैटर को जब हम एनएरोबिक कंडीशन में या पार्शली एरोबिक कंडीशन में, पार्शली एनएरोबिक कंडीशन में जब डिकम्पोज करते हैं, उसका एक कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है बन भी जल्दी जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स की जो उसमें क्वांटिटी है वो भी 2 से 3 या 4 गुना तक ज़्यादा होती है NPK कंटेंट। यानी कि जब कम्बिनेशन होता है तो वो उसमें एक तरह से एनरिचमेंट उसकी बढ़ती चली जाती है, और जो लॉसेज होते हैं, रेस्पिरेशन लॉसेज होते हैं, जो CO2 के तौर पे जो हवा में चले जाते हैं, जिससे जो उसके न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो इतना ऑर्गेनिक कार्बन एसिमिलेट नहीं हो पाता है, तो वो एनएरोबिक कंडीशन में वो एसिमिलेट हो जाता है और एनर्जी का लॉस भी कम होता है और एनर्जी का यूजेज भी बढ़ जाता है। तो जैसे 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 राइस में भी मैंने आपको बताया कि राइस में भी 3 तरह के सिस्टम काम करते हैं। इसमें एक कम्बिनेशन है एरोबिक, एनारोबिक और सेमी एनारोबिक, यानी कि 3 तरह से इसमें पानी भी भरा रहता है समरसेबल के तौर पे, और बीज की अवस्था भी रहती है, कभी पानी दे देते हैं, कभी सूख जाता है, और एरोबिक सिस्टम भी रहता है। तो अलग अलग सतर पे ये एरोबिक और एनारोबिक का एक कम्बिनेशन है। इसलिए जब एरोब्स और एनारोब्स जब इकट्ठे मिलते हैं तो डीकम्पोजिशन फास्टर हो जाती है, जो रेस्पिरेशन लॉसेज हैं, जो एनर्जी का लॉस है वो कम हो जाता है, और एसिमिलेशन ऑर्गेनिक कार्बन के तौर पे ज़्यादा बढ़ जाती है, और नाइट्रोजन भी फिक्सेशन ज़्यादा हो जाती है, और इवन जो आपकी अवेलेबिलिटी है दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जो अनअवेलेबल फॉर्म में जमीन में पड़े हुए हैं, तो उनका भी इसमें एक अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस जो ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन है, इसमें हम देखते हैं कि जो काम
जैसे मैंने आपको एनिमल्स का या ह्यूमन का एग्जांपल बताया, या जो एनएरोबिक कंपोस्ट मेथड प्रिपरेशन के बताए, तो इसी तरह से ज़मीन में जैसे ह्यूमस फॉर्मेशन है, अगर ह्यूमस फॉर्मेशन का हम प्रोसेस नेचुरल तरीके से देखें कि शुरू से लेकर के आखिरी स्टेज तक जो ये चलता है, तो उसमें लगभग 150 साल का टाइम माना गया है। जब उसमें स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं, फाइनली ह्यूमस फॉर्मेशन होती है, तो 150 साल का टाइम बताया गया है। नेचर के अंदर जैसे रॉक्स की वेदरिंग होती है और धीरे धीरे जब उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर होता है, डिकम्पोज होता है, ह्यूमस में कन्वर्जन होता है, तो लगभग 100 से 150 वर्ष का टाइम इसमें बताया गया है। लेकिन जमीन में जब एरोब्स और एनएरोब्स का कम्बिनेशन करते हैं, अगर अकेली एरोबिक हम खेती करते हैं, सूखा खेत पड़ा है, तो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया है तो वो धीरे धीरे गलता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और जब उसमें हम पानी दे करके बीच बीच में उसकी फ्लोइंग करते रहते हैं, यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक कम्बिनेशन करते रहते हैं, तो उसका डिकम्पोजिशन और भी फास्टर हो जाता है और जल्दी वो गल जाते हैं। और जब हम एनएरोबिक, कभी कभी एनएरोबिक जैसे धान की अवस्था आती है, तो उसमें लॉसेस घट जाते हैं हमारे। जैसे एनएरोबिक में एसिमिलेशन तो हो जाता है कार्बन का एक, लेकिन उसमें लॉसेस कम हो जाते हैं, और जितना एरोबिक हम उसमें कम्बिनेशन करते चले जाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी का लॉस है या कार्बन का लॉस है, नाइट्रोजन का लॉस है, वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें एक कम्बिनेशन बनाने की जरूरत है, एरोब्स की, एनएरोब्स की। और ये कम्बिनेशन कहाँ बनता है? जैसे धान की फसल में बनता है, जैसे गन्ने की फसल में बनता है। तो इसके लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है? एक तो ये है कि दोनों का कम्बिनेशन तभी बनेगा जब हम खेत की कम से कम जुताई करेंगे, यानी कि 0 टिलेज या मिनिमम टिलेज। दूसरा, हम मल्च यूज करेंगे, जिसे गन्ने में ट्रेस यूज करते हैं, या प्लास्टिक मल्च यूज करते हैं, या लाइव मल्च यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो जब इसका ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, और साथ के साथ हम ड्रिप इरिगेशन वगैरह यूज करते हैं, तो जो आपकी लाइट सॉइल्स होती हैं, जो सैंडी सॉइल्स होती हैं, जैसे राजस्थान की रेगिस्तान की सॉइल्स होती हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन वो ठहर भी नहीं पाता, डेवलप भी नहीं हो पाता है। लेकिन उसमें अगर हम प्लास्टिक कल्चर या ड्रिप इरिगेशन और जीवामृत इसका यूज करेंगे, घन जीवामृत का यूज करेंगे, तो उसमें भी ये प्रोसेस बढ़ जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक मल्चिंग में और रेजिड्यू मल्चिंग में एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही कम्बिनेशन हो जाते हैं। और जब ये दोनों कम्बिनेशन हो जाते हैं, तो उसमें जमीन की ताकत लगातार बढ़ती चली जाती है। सॉइल का फिजिकल हेल्थ, सॉइल का एग्रीगेशन, सॉइल का केमिकल हेल्थ और सॉइल का बायोलॉजिकल हेल्थ, ये तीनों ही बढ़ते चले जाते हैं। धन्यवाद।